अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैरियत होंगे। केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट है और बहुत से इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लाइक रेट लॉ, और फिर इसके बाद आर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर हम लोगों ने कुछ और पैरामीटर्स पे बात कर ली। आज हम एक नए पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं कि आखिरकार रिएक्शन के रेट्स पे टेम्परेचर का क्या असर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस तरह कर लूँ कि एक रिएक्शन ले लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है मेरे साथ एक रिएक्शन ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, और फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लें कि ये मेरे साथ एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन dx डिवाइडेड बाई dt ये मेरे साथ बराबर है आप लोगों के साथ के k, और फॉर एग्जांपल बल्कि मैं k को इस तरह से लिख लेता हूँ, दिस इज k, और ये मेरे साथ a रेज टू द पावर 2। फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर 2 है। अच्छा, अब अगर मैं अगर मैं ये सेम रिएक्शन ले लूं और मैं इस सेम रिएक्शन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखूं, तो ये बात ऑब्जर्व की गई है कि अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाऊं अंडर सेम कंसंट्रेशन तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ता है। इसका मकसद तो फिर ये हो गया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन इसका मकसद फिर तो ये है कि अगर मैं कंसंट्रेशन को सेम रखूं और मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो फिर भी मेरे साथ स्पीड बढ़ता है। तो इसका मकसद फिर ये है कि आपके साथ ये जो K है जिसका नाम है रेट कांस्टेंट, ये टेम्परेचर से इफेक्ट हो रहा है। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन ले लें और आप उसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाएं, 10 सेंटीग्रेड बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल, अगर रूम टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन को आप करवा रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर है 25 सेंटीग्रेड। अगर आप इसका टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री मज़ीद बढ़ाएं, 25 सेंटीग्रेड से इसको आप 35 सेंटीग्रेड कर ले, तो ये जो रिएक्शन का स्पीड होगा वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब ये कि पहले के मुकाबले में तकरीबन ये डबल हो जाता है। तो अब ये जो इतना तेज़ इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर का, ये हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशंस के लिए बल्कि इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन पे बात कर लूँ, आप देख लें, अगर आप फूड ले लें, फूड को जब आप रेफ्रिजरेटर में रख लें तो वो बहुत कम ख़राब होता है, बिकॉज फूड को स्पाइल करने के लिए जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, अगर आप टेम्परेचर को कम कर लें तो वो रिएक्शन का स्पीड स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको आम रूटीन में बाहर रख लें और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो फूड को स्पाइल करने के लिए, ख़राब करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो फास्ट होंगे। इसी वजह से आपके साथ फूड जल्दी स्पाइल हो जाएगा। गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा कि फूड ये जल्दी ख़राब हो जाता है और सर्दियों में ये कम ख़राब होता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ता है और टेम्परेचर के कम करने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कम हो जाता है। अच्छा, अब अगर मैं कंसंट्रेशन को सेम रखूं और मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ता है। इट मीन्स टेम्परेचर के बढ़ाने से K बढ़ता है। K इज माई रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्वांते अर्हेनियस। तो स्वांते अर्हेनियस ने इसका एक इक्वेशन इसके लिए लिख लिया था। एक इक्वेशन कुछ यूँ था जिस पे मैं इसका क्वालिटेटिव डिस्कशन मैं बाद में करूँगा, यानी हम इसको कोलिजन थ्योरी के ज़रिए इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको हम बाद में ही डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके साथ अर्हेनियस ने रेट कांस्टेंट के लिए, यानी इसके लिए एक इक्वेशन लिख लिया कि रेट कांस्टेंट, मैं इसको दिस इज स्मॉल k, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये आ गया आपके साथ a
माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। उसने ये इक्वेशन लिख लिया फॉर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस इक्वेशन पे हम एक और लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, बट एट द मोमेंट आप सिर्फ और सिर्फ इसको सीख लें कि ये है क्या चीज़। अगर आप देख लें आपके साथ ये जो k है, दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ये है मेरे साथ रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे आपके साथ ये a है, दिस a इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इस a का नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। लिहाजा ये a, इस a को मैं नाम देता हूँ। ये है क्या चीज़, इसका फिजिकल मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये a क्या है। ये a है आपके साथ प्री, और ये आपके साथ एक्सपोनेंशियल, दिस इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और सम टाइम इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ताकि फिर मसला ना हो। सम टाइम इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और यहां पे ये जो E है, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। EA, और ये यूजुअली हम नापते हैं इन यूनिट ऑफ किलोजोल पर मोल। लिहाजा एक्टिवेशन एनर्जी की जो यूजुअल यूनिट है वो है आपके साथ किलोजोल पर मोल। अच्छा, अब आपके साथ ये जो फैक्टर आपको नजर आ रहा है, A इज क्लियर फॉर यू, और EA इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो आपके साथ E, यानी ये जो फैक्टर है आपके साथ E, और ये आपने लिख लिया है माइनस EA divided by RT, this is called exponential factor. This factor is called exponential factor. ये नहीं भी है, okay? This is called exponential factor. This is called exponential factor. This is called exponential factor. Okay. रेट कांस्टेंट बराबर है A, दिस इज अ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, E आपके साथ एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और E बराबर यानी E माइनस E ए डिवाइडेड बाई RT, यानी इसको मैं नाम देता हूं कि दिस A इज F इज माई एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर से जो पहले आता है, दिस इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सबसे पहले इसकी फिजिकल मीनिंग अंडरस्टैंड कर ले, फिर इसके बाद हम इसके ज़रिए स्लोप कैसे मालूम कर सकते हैं, और हम इसके ज़रिए इंटरसेप्ट कैसे मालूम कर सकते हैं। ये A बेसिकली आपके साथ ये शो करता है कि किसी रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूल टकराते कितने हैं। दिस इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आप सादा अल्फाज में ये कहें कि ये आपके साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। किसी रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूलों की कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई उन मॉलिक्यूलों का प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसका नाम है आपके साथ फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब आपके साथ ये जो दूसरा फैक्टर है आपके साथ ये E माइनस EA डिवाइडेड बाई RT, दिस इज कॉल्ड F। ये क्या शो करता है, ये आपके साथ कोलिजन्स, यानी कोलिजन तो हो रहे हैं किसी गैस में एक सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा कोलिजन होते हैं, तो वो कोलिजन, फ्रिक्शन ऑफ कोलिजन, उन कोलिजन का वो पार्ट जिसके साथ इतनी एनर्जी हो कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। मतलब ये कि कोलिजन का वो फ्रैक्शन, टोटल कोलिजन का वो फ्रैक्शन जिसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस कर सकता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो ये पार्ट फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं टोटल कोलिजन में से, तो टोटल कोलिजन में से वो फ्रिक्शन जिनके साथ इतनी एनर्जी हो कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, ये हम मालूम करेंगे E माइनस E डिवाइडेड बाई RT। एंड E जो है ये आपके साथ एक कांस्टेंट है।
अच्छा, अब ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैं इसके साथ नीचे एक लफ्ज़ भी आप लोगों के लिए लिख लेता हूं कि इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ collision with sufficient energy for reaction। लिहाजा ये बात तो क्लियर हो गई कि ये आपके साथ वो यानी टोटल कोलिजन में से ये वो कोलिजन है जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी इसमें है और इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये ए क्या है? ये आप जिस तरह नाम से जाहिर है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये आपके साथ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है इन अ गिवन टाइम विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब यहां पे देख ले कुछ बातें और भी इस इक्वेशन पे हो जाएं, बिकॉज इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी फिजिकल मीनिंग है, जिसमें मैं एक अलग लेक्चर भी दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको इसकी जो मेन पॉइंट्स है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, इस इक्वेशन में एक बात याद रखें कि ये जो आपके साथ ए है, दिस ए जिसका नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, it is not affected by and it is not affected by temperature। लेकिन ये बात याद रखें कि ये 100% बात ठीक नहीं है। ये टेम्परेचर से स्लाइटली इफेक्ट होता है, लेकिन ये इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज नॉट affected by temperature। अच्छा, अब ये बात याद रखें कि आपके साथ ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट इफेक्ट। अच्छा, इसमें से एक और लफ्ज ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है, यानी इट डज नॉट डिपेंड on temperature। okay, it does not depends upon temperature। लिहाजा EA एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है, और ये जो A है ये भी टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है, तो लिहाजा ये इफेक्ट नहीं हो रहा है टेम्परेचर से। लेकिन एक बात याद रखें कि E माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो ई ए इफेक्ट नहीं होगा, आर भी इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज दे आर कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर के चेंज होने से ये ओवरऑल जो फैक्टर है वो इफेक्ट होगा। ये बात बहुत जरूरी है, लिहाजा ये पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और भी जरूरी है जो आपको पता होना चाहिए, जो ये के रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट, मैं ये कह सकता हूं कि ये रेट कांस्टेंट, अगर आप यहां पे देख लीजिए है माइनस, वी हैव माइनस, यानी ये इक्वेशन मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि K इज इक्वल टू A माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। यहां पे अगर आप देख ले वी हैव माइनस, तो ये के रेट कांस्टेंट, जिसको मैं सादा अल्फाज में एट द मोमेंट यूनिट कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहता हूं। तो अब ये जो के है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज वी हैव माइनस साइन। माइनस ये तमाम रिलेशनशिप उलट कर लेता है। अगर आप यहां पे देख लें, यहां पे टी आपके साथ डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो लोग ये ख्याल करते हैं कि शायद के और टेम्परेचर दे आर इनवर्सली रिलेटेड। नाउ
यहां पे ये माइनस ये सारे रिलेशनशिप को चेंज कर लेता है, लिहाजा ये है नेगेटिव साइन। तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और ये कॉमन सेंस है कि अगर आपके साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, फॉर एग्जांपल आपके साथ ये है रिएक्टेंट और ये है आपके साथ रिएक्टेंट और ये है आपके साथ प्रोडक्ट, अगर आपके साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपके साथ एनर्जी बैरियर ज्यादा है, तो अगर एनर्जी बैरियर ज्यादा है इट मींस एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। अगर एक्टिवेशन अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो ये बोर्ड पे जरा यहां पे देख लें ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं प्रॉपरली। ओके, अब यहां पे आप लोग देख ले, मैं दोबारा कहता हूं कि दिस के, ये तो नजर आ रहा है यहां पे, ओके, के इज इक्वल टू ए, ये तो टेम्परेचर इफेक्टेड नहीं है, ई इज नॉट इफेक्टेड, लेकिन मैंने कहा कि ये ओवरऑल फैक्टर ये इफेक्ट होता है टेम्परेचर के चेंज होने से। यहां पे है माइनस, तो माइनस आपको ये बताता है कि रेट कांस्टेंट ये इस एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। क्या मकसद, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो रेट लॉ में K इज हेयर, अगर K की वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपके साथ क्या कम होगा, आपके साथ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी स्लो होगा। लिहाजा हायर द वैल्यू ऑफ EA, लोअर विल बी द या स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ K, अगर ये ज्यादा होगा तो K कम होगा। लिहाजा मैं जिसको कहता हूं कि एक रफ अंदाज में मैं ये कह सकता हूं कि dx divided by dt it is inversely proportional for activation energy, they have inverse proportionality। अच्छा, अब यहां पे देख लें, ये माइनस की वजह से ये टेम्परेचर के साथ इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी बन जाएगी, और ये मैं लिख सकता हूं कि K is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा आपके साथ जो K की वैल्यू होगी वो आपके साथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, थोड़ा सा इसको फिजिकली भी अंडरस्टैंड कर ले। अगर मेरे साथ एक रिएक्शन है और ये मेरे साथ रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है, ये है मेरे साथ पोटेंशियल एनर्जी और ये है मेरे साथ रिएक्शन प्रोग्रेस, दिस इज माय रिएक्शन प्रोग्रेस। और यहां पे अगर आप लोग देख ले, आई हैव रिएक्टेंट्स और यहां पे लेट्स सपोज आई हैव प्रोडक्ट्स। अब अगर आपके साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ यहां पे इसमें अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो बहुत कम मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस कर सकेंगे। दैट्स द रीजन कि अगर आपके साथ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो, तो आपके साथ रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो फिर सवाल यह है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से व्हाट विल हैपन। तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा भी हो तो टेम्परेचर के बढ़ाने से मॉलिक्यूलों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा मॉलिक्यूलों के साथ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो इनका जो कोलिजन होगा वो ज्यादा सख्त होगा, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर पर क्रॉस कर सकेगा। दैट्स द रीजन के टेम्परेचर के बढ़ाने से आपके साथ K की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, और अगर K की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके साथ ये जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो भी आपके साथ ज़्यादा हो जाएगा। इसमें हम फर्दर डिस्कशन तो एक और लेक्चर में कर लेंगे, लेकिन अब आपके सामने ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि K और एक्टिवेशन एनर्जी दे हैव इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, और टेम्परेचर के साथ दे हैव यानी बोथ हैव डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। अब हम ये एक्टिवेशन एनर्जी और A हम मालूम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम कुछ मैथमेटिक्स कर सकते हैं। उस मैथमेटिक्स को भी आप लोग देख लें ताकि फिर आप लोगों को मसला ना हो। ओके,
ओके, लेट्स सी, आप लोगों के सामने मैंने ऑलरेडी अर्हेनियस का एक इक्वेशन लिख लिया कि K इज इक्वल टू A माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लें। अगर मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग लूंगा तो मेरे साथ लॉगरिथम का, चलो वो कानून भी मैं अप्लाई कर लेता हूँ, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। अब लॉगरिथम का एक कानून है कि अगर मैं ले लूं ln नेचुरल लॉग A मल्टीप्लाइड बाई B, इट इज इक्वल टू ln A प्लस ln B। लिहाजा मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूं कि ln K, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, जिसके मैं दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लेता हूं, इट इज इक्वल टू ln A प्लस, बिकॉज ये मैंने ln को इस्तेमाल किया तो लिहाजा ये बनेगा प्लस, दिस इज ln E माइनस EA RT। अब ये आ जाएगा कोफिशिएंट पे, लिहाजा ये आ जाएगा आपके साथ ln K इज इक्वल टू ln A प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस EA R, और ये आपके साथ T, दिस इज ln E। और ln E की वैल्यू मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बराबर है 1 के, लिहाजा ये आ जाएगा आपके साथ ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आप देख ले इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि ln K इज इक्वल टू ln A प्लस माइनस EA R मल्टीप्लाइड बाई 1/t। अब ये जो इक्वेशन है इट इज और लीनियर इक्वेशन, ये जो मेरे साथ इक्वेशन है इट इज माय लीनियर इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन में देख लें, इसको मैं नीचे लिख सकता हूं, ओके, ये मैं फिर रिमूव कर लेता हूं। अब अगर आप यहां पे देख ले तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि ln K, बल्कि मैं वही इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूं ताकि आपको फिर मसला ना हो, ln A प्लस माइनस EA डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई 1/t। ये मेरे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है बिकॉज टेम्परेचर के चेंज होने से ये चेंज हो जाता है, लिहाजा मैं इसको लिख लेता हूं कि दिस इज y, और ये है मेरे साथ इंटरसेप्ट, आई कॉल इट C, और मेरे साथ ये जो वैल्यू है ये, इसको मैं नाम देता हूं m, दिस इज माई स्लोप, और ये आ जाता है मेरे साथ x बिकॉज दिस इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल y, this is my intercept and this is my slope। लिहाजा अगर आपको सवाल दिया जाए कि इस रिएक्शन इस इक्वेशन में which one is slope, तो आपके साथ ये जो माइनस EA डिवाइडेड बाई R है इट इज कॉल्ड स्लोप। मैं इसको लिख भी लेता हूं कि ये है आपके साथ स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू m, मैं रिप्रेजेंट करता हूं m से, और ये बराबर है आपके साथ माइनस EA डिवाइडेड बाई R। इस स्लोप के जरिए आप किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी मालूम कर सकते हैं। स्लोप से आप एक्टिवेशन एनर्जी मालूम करते हैं, जिसमें मैं कुछ टाइम के बाद न्यूमेरिकल करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नॉट एट द मोमेंट। अच्छा, यहाँ पे ये जो मेरे साथ C है जिसका नाम है ln A, ये है मेरे साथ इंटरसेप्ट, ये है मेरे साथ इंटरसेप्ट, ये है स्लोप, ये है इंटरसेप्ट। अब अगर आपको मैं कहूँ कि इसका ग्राफ आप बनाएं, तो ग्राफ पे अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ 1/t का कोऑर्डिनेट, यानी 1/t,
दिस इज 1/T। लेकिन ये बात याद रखिए कि टेम्परेचर इस रिएक्शन में सेंटीग्रेड नहीं है, इट इज केल्विन, ताकि गलती ना हो जाए, इट इज केल्विन। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं इस साइड पे lnk, मैं lnk y इनको कोरिलेट करना चाहता हूं विद T। एक बात याद रखें कि इस साइड पे मैंने लिया है 1/T, और ये बात याद रखें जितना 1/T कम होगा उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा। मसलन आपको मैं कहता हूं कि टेम्परेचर बराबर है लेट्स सपोज 10 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर आपके साथ है लेट्स सपोज 100 सेंटीग्रेड, मैं कहता हूं कि टेम्परेचर बराबर है आपके साथ 1000 सेंटीग्रेड। अगर आप देखें टेम्परेचर कहां पे ज्यादा है, 1000 सेंटीग्रेड का ज्यादा है, तो 1/T किसका सेंटीग्रेड जो है वो देखिए 1/10 इट इज 0.1, और 1/100 0.01, 1/1000 0.001। इट मीन्स कि जितना 1/T कम है, जितना 1/T कम होगा उतना टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये जो K है, दिस K इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना आपके साथ K भी ज्यादा ही होगा, लेकिन ये तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, यहां पे इट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। अच्छा, अब लिहाजा मेरे साथ जितना 1/T ज्यादा होगा, 1/T ज्यादा होने से मुराद ये है कि आप लोगों के साथ 1/T जितना ज्यादा होगा lnk की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जितना मैं 1/T को कम करूंगा, अगर आप देख लें मेरे साथ ये ग्राफ यूं और यूं बनेगा। अगर आप यहां पे देख लें जितना 1/T ज्यादा है, बिकॉज यहां से 1/T ज्यादा हो रहा है, 1/T का ज्यादा होना मीन्स कि टेम्परेचर कम हो रहा है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो K भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए 1/T तो ज्यादा है, लेकिन आपके साथ अगर आप देख लें आपके साथ lnk की वैल्यू क्या है, आपके साथ lnk की वैल्यू कम है। अब अगर मैं 1/T की वैल्यू जो है वो कम कर रहा हूं, तो कम करने से ये बढ़ रहा है, और जब ये 1/T अप्रोच करता है 0 तक, मतलब ये कि टेम्परेचर इंतहाई ज्यादा हो गया है, तो यहां पे जो आपका अगर ये 1/T अप्रोच कर ले 0 को, तो ये जो इक्वेशन में अगर मैं इसको यहां पे लिख लूं तो lnk इज इक्वल टू lna। अगर ये 1/T अप्रोच कर ले 0 को, तो मैं लिख सकता हूं कि lnk बराबर है lnaa। और जब आपके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोच कर ले 0 को, तो जो आपके साथ lnk होगा वो बराबर हो जाएगा lna के। तो हम इसको नाम देते हैं कि ये आपके साथ आ गया इंटरसेप्ट। लिहाजा यहां से लेकर यहां तक अगर ये आप ले ले, तो मैं इसको नाम देता हूं कि दिस इज माय इंटरसेप्ट। ये आपके साथ आ गया इंटरसेप्ट। अब इस ग्राफ से हम क्या मालूम कर सकते हैं, अगर आप देख ले इस ग्राफ में इस साइड पे मैंने लिया है lnk और इस साइड पे मैंने लिया है 1/T। अगर मैं यहां से इस ग्राफ का स्लोप मालूम कर लूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने इस ग्राफ का स्लोप मालूम किया, दिस इज माय चेंज इन टाइम। अगर आप देख ले दिस इज माय चेंज इन 1/T, ये मेरा टेम्परेचर में चेंज है, नॉट टाइम, सॉरी, दिस इज माय 1/T, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। और अगर आप देख ले यहां से लेकर यहां तक दिस इज माय चेंज इन lnk। अब अगर आप देख ले स्लोप की डिफिनीशन क्या थी, स्लोप की डिफिनीशन ये थी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। लिहाजा ये मेरे साथ स्लोप आएगा, तो मेरे साथ स्लोप किसके बराबर है, स्लोप मेरे साथ बराबर है -EA डिवाइडेड बाई R। तो मैं लिख सकता हूं कि -EA डिवाइडेड बाई R, जो मेरे साथ बेसिकली स्लोप है। तो ये स्लोप तो मुझे यहां से मिल रहा है, लेकिन जब इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ से भी मुझे एक स्लोप मिलेगा। तो दिस स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन lnk डिवाइडेड बाई चेंज इन 1/T। तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इज 1/T। तो यहां से जो वैल्यू आ जाए आपको, तो ये भी आपको माइनस में ही मिलेगा। तो यहां से आप एक्टिवेशन एनर्जी को मालूम कर सकते हैं, जिसको मैं आगे दोबारा डिस्कस करूंगा। जब आपके साथ
K की वैल्यू मालूम हो तो आप इजीली LNA की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। ये तो आ गया आप लोगों के साथ ये एक मेथड, लेकिन हम इसके ज़रिए दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हम K की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। ये बस लास्ट स्टेप है इसका। टाइम क्या हो गया बाबा? ओके, बस इसको जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। ओके, अब अगर आप लोग देख लें हमारे साथ ये जो इक्वेशन है LNK1, मतलब ये कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, ये बराबर आ जाएगा LNA तो चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, दो स्लाइटली ये इफेक्ट होता है लेकिन हम उसको इग्नोर कर लेते हैं, और ये आ जाएगा आपके साथ -EA डिवाइडेड बाई RT1। मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया या कम कर लिया तो K इफेक्ट होगा, तो LNK2 इसको आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1। मैं डिफरेंट टेम्परेचर पे अब ये स्टडी करना चाहता हूं, और ये आ जाएगा मेरे साथ LNA -EA डिवाइडेड बाई RT2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देख लें मैंने K को तो डिफरेंट लिख लिया, लेकिन ये और ये मैंने सेम लिख लिया बिकॉज ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। E एंड EA ये भी मैंने सेम रख लिया बिकॉज ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो लिहाजा अब आप इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लें तो ये आ जाएगा LNK2 माइनस LNK1। तो ये K2 की वैल्यू है LNA माइनस EA डिवाइडेड बाई RT2 माइनस, दिस इज माइनस, तो ये मैंने लगा लिया माइनस, और यहां से K1 की वैल्यू, तो LNK1 की वैल्यू बराबर है LNA माइनस EA डिवाइडेड बाई RT1। तो यहां पे मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि LNK2 डिवाइडेड बाई K1 बिकॉज ये लॉगरिथम का एक कानून है कि LNA डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू LNA एंड LNB। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, इस तरह भी लिख सकता हूं। तो यह आ जाएगा आपके साथ LNA माइनस EA डिवाइडेड बाई RT2 माइनस यह आ जाएगा LNA प्लस EA डिवाइडेड बाई RT1। तो ये और ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसल आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके साथ LNK2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई RT1 माइनस EA डिवाइडेड बाई RT2। तो EA एंड EA कॉमन, R एंड R कॉमन, तो मैं लिख लेता हूं कि EA डिवाइडेड बाई R ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, और ये आपके साथ ये हो गया आपके साथ 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे K2 और K1 का रेशो। तो मेरे ख्याल में कि यहाँ तक आप लोगों ने इसको सीख लिया होगा, लेकिन ये बात याद रखें कि मेरा इस पे एक और लेक्चर बहुत जल्द आ जाएगा कि मैं कोलिजन थ्योरी से ही अरहिनियस इक्वेशंस को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो लिहाजा मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के साथ फिर मैं दोबारा भी अरहिनियस इक्वेशन को डिस्कस करूँगा। बट एट द मोमेंट आप ये याद रखिए, अलबत्ता मेरा नेक्स्ट एक लेक्चर में मैं इस पे न्यूमेरिकल करूँगा, और ये न्यूमेरिकल काइंडली आप लोग ज़रूर मेरे साथ देख लें बिकॉज न्यूमेरिकल के बगैर आप ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।